बड़ी खबर के साथ और आपको मिलवाने जा रहे हैं एक अलग किस्म की शख्सियत से, इच्छाधारी हिंदू राहुल। जी हां, राहुल आज बेनकाब हो गए। तस्वीरें जरा ध्यान से देखिए, हरिद्वार की तस्वीरें। राहुल रैली में थे और ये देखिए रुद्राक्ष की माला उनके गले में डालने के लिए जैसे ही उनकी पार्टी का ही एक शख्स मंच पर आया, ये मैं आपको दिखा रहा हूं लाल घेरे में, तो रुद्राक्ष की माला लेने से साफ इनकार कर दिया। रुद्राक्ष की माला गले में डालने से राहुल गांधी ने इनकार कर दिया। और राहुल के इस इनकार के बाद आपको बताऊं, कांग्रेस के पास जवाब नहीं और बीजेपी हमलावर है। देखिए रिपोर्ट। मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं। मेरी दादी, मेरी फैमिली शिव मैं भी, मेरा परिवार भी कश्मीरी पंडित है। श्री राहुल गांधी हिंदू धर्म से हैं, परंतु वो जनेऊ धारी हिंदू हैं। चुनाव में राहुल हिंदू भी हैं, राहुल जनेऊधारी भी हैं, कश्मीरी पंडित भी हैं और गोत्र भी बखूबी याद है। दुनिया में खुद के शिव भक्त होने का डंका भी पीटते हैं, लेकिन भला ये कैसा शिव भक्त है जिसे शिव के रुद्राक्ष से ही दिक्कत है? तस्वीर जरा ध्यान से देखिए। राहुल उत्तराखंड की रैली में मंच पर खड़े, कुछ लोग उनकी आवभगत के लिए आगे बढ़ते हैं। राहुल हाथ जोड़कर दूर से नमस्ते करते हैं। तभी रुद्राक्ष लिए खड़ा शख्स राहुल के गले में शिव की प्रिय रुद्राक्ष डालने के लिए आगे बढ़ा, तो राहुल ने झट से हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। इस तस्वीर के सामने आने के बाद अब बीजेपी हमलावर है और कांग्रेस को जवाब नहीं सूझ रहा। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई भेंट कर रहा है तो उसको पहना ही जाए। नरेंद्र मोदी को टोपी भेंट की थी, उन्होंने तो नहीं पहनी थी। ये अपनी अपनी मर्जी है, इस पे कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। दोहरे चरित्र के लोग हैं, केवल राजनीति करने के लिए ये शिव भक्त बनना चाहते हैं। बीजेपी सवाल पूछ रही है, राहुल को टोपी लगाने से दिक्कत नहीं, मजार पर चादर चढ़ाने से परहेज नहीं, तो आखिर शिव की रुद्राक्ष से परेशानी क्या? क्या राहुल इच्छाधारी शिव भक्त हैं? बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं और बड़े हमले कर रहे हैं। संबित पात्रा ने क्या कहा देखिए जरा। राहुल गांधी का वीडियो साझा करते हुए संबित पात्रा ने पूछा है, संबित पात्रा लिख रहे हैं, जिन्हें है जालीदार टोपी से प्यार, उन्हें ही है रुद्राक्ष की माला से इनकार। बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने पूछा, वह वही यानी राहुल गांधी वह वही आदमी है जो चुनाव से ठीक पहले मंदिरों में जाता है, एक जनेऊधारी हिंदू होने का दावा करता है और हिंदू धर्म पर भाषण भी देता है, ज्ञान भी देता है। नरोत्तम मिश्र पूछ रहे हैं, राहुल गांधी इच्छाधारी हिंदू हैं, यानी चारों तरफ से राहुल पर हमले हो रहे हैं। लेकिन आइए अब आपको सुनवाते हैं राहुल की इस तस्वीर के बाद कि राहुल ने रुद्राक्ष की माला पहनने से रोक दिया। देश के लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। राहुल गांधी जी को खुद को अपना डीएनए पता नहीं है, वो हिंदू है कि मुस्लिम है कि क्रिश्चियन है, तो वो क्या रुद्राक्ष के बारे में जानेंगे और क्या रुद्राक्ष की माला वो पहनेंगे। और अगर हिंदू जनेऊ धारण कर और अगर रुद्राक्ष को नहीं करेगा तो यानी कि वो हिंदू नहीं है। भाई साहब, राहुल गांधी जी का रुद्राक्ष से कोई लेना देना ही नहीं है। ये हमारा हिंदू धर्म है। हम रुद्राक्ष के बारे में हम बताएंगे क्या है कैसे है, उनका इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। रुद्राक्ष ना पहन के की तो उन्होंने गलती है, अपने आप को हिंदू भी बनाओ और रुद्राक्ष को मना कर दो। ये जनेऊ धारण कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं हिंदू जनाधार इनको मिल जाए, लेकिन आप देखिए उत्तराखंड देवभूमि की जैसी पवित्र जगह पर इन्होंने अपने कार्यकर्ता द्वारा पहनाई गई रुद्राक्ष की माला को नहीं ग्रहण किया। ये कितना चिंता का विषय है। और आइए अब आपको दिखाते हैं राहुल कब कब इच्छाधारी हिंदू बन जाते हैं। देखिए जरा वो तस्वीरें, एक एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, राहुल गांधी जैसे ही मौका देखते हैं और मौका देखते ही तुरंत बेच बदल लेते हैं। देखिए जरा, यह तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं 2017 की तस्वीर है। गुजरात चुनाव में मंदिरों की परिक्रमा कर रहे थे राहुल गांधी उस वक्त 2017 में। तभी राहुल ने
26 मंदिरों में, जी हां 26 मंदिरों में सोचिए पूजा अर्चना की थी। कांग्रेस ने राहुल को शिवभक्त करार दिया था कि राहुल से बड़ा शिवभक्त देश में नहीं है। 2018 की तस्वीर देखिए जरा। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले फिर राहुल गांधी इच्छाधारी हिंदू हो गए। उज्जैन महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की उस दौरान उन्होंने। 2019 देखिए जरा तस्वीर। चुनाव से पहले मत्था टेकना शुरू कर दिया मंदिरों में। वायनाड के थिरुनेली मंदिर में पूजा की राहुल ने तब, और अमेठी में हार के डर से वायनाड पहुंचे थे राहुल। 2021 देखिए, 2021 में माता वैष्णो देवी मंदिर पहुंच गए राहुल गांधी। गांदरबल खीर भवानी मंदिर में भी पूजा अर्चना की और राज्य में जल्द चुनाव की उम्मीद लगाए थे राहुल। लेकिन आइए अब आपको राहुल गांधी के वो बयान सुनवाते हैं जो बताते हैं कि राहुल वक्त के साथ, इच्छा के साथ कब हिंदू हो जाते हैं, कब हिंदुत्व से परहेज कर लेते हैं। सुनिए जरा। हिंदुत्ववादी गंगा में अकेला स्नान करता है। हिंदू करोड़ों लोगों के साथ गंगा में स्नान करता है। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं। आपको कोई बहन कहता है, कोई मां कहता है, मगर सच्चाई यह है कि वही लोग जो मां और बहन कहते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं, वही लोग आपको दबाते हैं। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये सब हिंदू हैं मगर हिंदुत्ववादी नहीं है। तो इच्छाधारी से आप मिल लिए और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। जीत का प्लान, हिंदुत्व और विकास। जीत का प्लान तैयार हो गया है 2022 और 2024 का। यह पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। यह जीत के प्लान का पहला चैप्टर यानी हिंदुत्व। दूसरी तस्वीर मैं दिखाऊं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का आज शिलान्यास किया। यह सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होने वाला है, 594 किलोमीटर। यह वो एक्सप्रेसवे, आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह एक्सप्रेसवे कहां से गुजरेगा देखिए जरा। ये एक्सप्रेसवे मेरठ से गुजरे होते हुए मेरठ से अमरोहा, अमरोहा से बदायूं, फुल स्क्रीन अगर ले लूं, उसके बाद फर्रुखाबाद पड़ेगा, फर्रुखाबाद के बाद हरदोई, हरदोई के बाद आगे बढ़ते हुए कन्नौज होते हुए ये एक्सप्रेसवे लखनऊ से आगे बढ़ेगा और लखनऊ से रायबरेली, रायबरेली से प्रयागराज तक पहुंचेगा ये एक्सप्रेसवे। ये 594 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे होगा। आइए आपको इसकी खासियत बताता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी एक हाथ में हिंदुत्व और एक हाथ में विकास को लेकर इस प्लान के साथ आगे बढ़ रहे हैं और यही जीत का प्लान है। देखिए जरा, ये जो एक्सप्रेसवे है ये यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, उत्तर प्रदेश का 12 जिलों से होकर गुजरेगा ये गंगा एक्सप्रेसवे। इसके साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर है और 6 लेन का बनेगा। 4 मीटर का सर्विस लेन होगा, यानी 6 लेन होंगे और सर्विस लेन अगर अलग 4 मीटर का होगा। एक्सप्रेसवे की लागत आपको बताएं 36,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है इसकी लागत। यूपी के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों को आपस में एक साथ जोड़ेगा, यानी पूरब से पश्चिम को जोड़ने वाला यह एक्सप्रेसवे होगा। गंगा एक्सप्रेसवे 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में अब तक जितने एक्सप्रेसवे बने उनसे मैं इसकी तुलना करने जा रहा हूं। देखिए कौन कितना आगे है। जितने मुख्यमंत्री रहे, चाहे मायावती हो, अखिलेश यादव हो या योगी आदित्यनाथ, तीनों का कामकाज देख लीजिए आपके सामने। मायावती ने, आपको याद होगा, यमुना एक्सप्रेसवे बनाया जो नोएडा से आगरा तक जाता है। अखिलेश ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया और योगी का गंगा एक्सप्रेसवे, इससे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे योगी बना चुके हैं। अब देखिए जरा, मायावती ने जो एक्सप्रेसवे बनाया उसकी लंबाई 165 किलोमीटर, अखिलेश के एक्सप्रेसवे की लंबाई 302 किलोमीटर और योगी का यह एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा होगा। लागत देखिए जरा, लागत में 14,000 करोड़ की लागत लगी मायावती के एक्सप्रेसवे में। अखिलेश का एक्सप्रेसवे 13,000 करोड़ में बना और लगभग
योगी का जो एक्सप्रेसवे होगा ये 36,000 करोड़ का होगा। 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, 6 लेन इसमें होंगी। आइए वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं कि बनकर जब तैयार होगा वो कैसा होगा। देखिए जरा, ये तस्वीरें जो मैं दिखाने जा रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका दौरा किया। फुल स्क्रीन देखिए जरा, प्रधानमंत्री के लिए बाकायदा वो ट्रैक बनाया गया था। अगर ट्रैक देखिए आप, प्रधानमंत्री उस ट्रैक से होकर गुजरे, ये एक्सप्रेसवे जिस जगह से, जिन जिलों से होता हुआ वहां तक पहुंचेगा। लेकिन प्रधानमंत्री का ये जो मास्टर प्लान है उसमें आपको बताने जा रहा हूं हिंदुत्व के साथ साथ कैसे विकास चलेगा। ये देखिए जरा, ये बीजेपी अब इसी रणनीति पर चुनाव दर चुनाव आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने उसका उदाहरण भी आपको दिया। ये देखिए आपके सामने है, आपको दिखाने जा रहे हैं हिंदुत्व और विकास साथ साथ। क्यों मैं कह रहा हूं, काशी कॉरिडोर से प्रधानमंत्री ने एजेंडा सेट कर दिया है। मथुरा में भी काशी मॉडल अपना सकती है बीजेपी। प्रधानमंत्री मोदी के एजेंडे में हिंदुत्व भी है और विकास भी है, जिसकी बात मैं शुरू में कर रहा था। यूपी में एक्सप्रेसवे का जाल होगा तो अयोध्या मंदिर भी होगा। मेडिकल कॉलेज का जाल है तो काशी का कायाकल्प भी है। आम लोगों के लिए घर, पानी, बिजली और शौचालय, गैस की सुविधा दी गई। तो मथुरा में भी श्री कृष्ण मंदिर के जीर्णोद्धार का भावी एजेंडा भी है। यह है प्रधानमंत्री का हिंदुत्व और विकास का पूरा प्लान। आइए आपको बताते हैं प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक आपको बताने जा रहे हैं। वो मास्टर स्ट्रोक क्या है देखिए जरा। पहले कुछ और हुआ करती थी स्थिति, अब कैसे बदल गया वक्त के साथ। अब तक क्या होता था, सत्ता शासन के लिए हिंदू और हिंदू होना अछूत था। अब सब कुछ बदल गया है, अब हिंदू अछूत नहीं रहा है। अब प्रधानमंत्री खुद गेरुआ भी पहनता है और डुबकी भी लगाता है। अब प्रधानमंत्री मंत्रोच्चार भी करते हैं और जलाभिषेक भी करते हैं। पहले तुष्टीकरण के चलते हिंदुत्व से दूरी बनाई जाती थी, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदू नाम से दूरी बनाई जाती थी। अब ममता बनर्जी हो या राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, ये सभी नेता अब मंदिर जाने लगे हैं। यह बदलाव आया है तब में और अब में। आइए अब आपको सुनवाते हैं, प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश में थे और उन्होंने बताया कि योगी कैसे उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी होने वाले हैं। सुनिए जरा। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है। यूपी प्लस योगी। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर यह है, पिछले दिनों एक दुखद हादसा हुआ, जनरल रावत का निधन हुआ एक हेलीकॉप्टर क्रैश में। इससे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि जितने भी वीवीआईपीज हेलीकॉप्टर से सफर करते हैं, नजदीक से जरा दिखाऊं, वीवीआईपी सफर करते हैं, उनका फ्लाइंग प्रोटोकॉल बदला जाएगा। बड़ी खबर यह, जो तस्वीरें आपने देखी थी कैसे वो वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सीडीएस सफर कर रहे थे, वो क्रैश हुआ। वीवीआईपीज का बाकायदा एक तरीका होता है, उन्हें किस तरह से हेलीकॉप्टर और विमान से ले जाया जाएगा वो आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जरा देखिए कौन कौन से वो वीवीआईपीज हैं जो इन हेलीकॉप्टर और विमान में चलते हैं, जिनके लिए ये बात कही गई। खुद एयर चीफ ने ये बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ MI-17 बल्कि उन वीवीआईपीज में शुमार हैं जिनके लिए खास प्रोटोकॉल्स होते हैं। इसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आते हैं जो इस प्रोटोकॉल के में शामिल है। इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस प्रोटोकॉल का हिस्सा होते हैं और सेनाओं के अध्यक्ष इस प्रोटोकॉल में शामिल होते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं हम कि आखिर यह प्रोटोकॉल होता क्या है और वायुसेना चीफ ने क्या कुछ कहा। सुनिए जरा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी MI-17 हेलीकॉप्टर से ही सफर करते हैं। सरकारी कार्यक्रम हो या चुनावी रैलियों में दौड़भाग, पीएम मोदी अब तक इसी हेलीकॉप्टर पर दौरे करते आए हैं। तो प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और रक्षा मंत्री तक हवाई यात्रा का प्रोटोकॉल बदल सकता है। देश के वायुसेना चीफ के मुताबिक हवाई हादसे में जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद अब वायुसेना वीवीआईपी प्रोटोकॉल की समीक्षा कर रही है और इसमें बदलाव भी हो सकता है। ये आफ्टर दिस MI-17 का क्रैश के बाद क्या
वीवीआईपीज के जो प्रोटोकॉल्स प्रोसीजर्स है फ्लाई करने के लिए, क्या उसको रिवाइज किया जा रहा है, रिव्यू किया जा रहा है, स्पेशली आफ्टर दिस? Of course, all these procedures will be reviewed based on whatever the findings of the inquiry are. हेलीकॉप्टर या फिर विमान अगर किसी वीवीआईपी को लेकर उड़ान भरता है तो उसका एक अलग प्रोटोकॉल होता है। इस प्रोटोकॉल के तहत उस हेलीकॉप्टर या फिर विमान को कई बार जांचा परखा जाता है कि उसमें कोई कमी या तकनीकी खामी तो नहीं। उस हेलीकॉप्टर को एयरबेस पर मौजूद सबसे अनुभवी पायलट को ही उड़ाने की अनुमति होती है। पायलट और को पायलट के सबसे ज्यादा फ्लाइंग आवर्स होने चाहिए। यहां तक कि अनुभवी क्रू मेंबर्स को ही उड़ान का हिस्सा बनाया जाता है। अगर किसी ऐसे रनवे या फिर हेलीपैड पर वीवीआईपी को लैंड करना होता है जो काफी समय से इस्तेमाल नहीं हुआ हो तो उस पर ट्रायल रन भी किया जाता है। वहीं जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच भी तेजी से चल रही है, जिसकी रिपोर्ट कुछ हफ्तों में आ सकती है। The court of inquiry is a fairly high-level inquiry with senior officers from the other two services also being members, all of them being highly qualified on helicopters. The inquiry will look into every aspect of failure, whether it is a technical failure, human failure, weather-related, and whatever else they may come out with in their findings. तो आपने सुना, वायुसेना चीफ बता रहे हैं कि किस तरह जांच आगे बढ़ रही है। उन्होंने कई बातें कही, वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर विमान और हेलीकॉप्टर्स किन वजहों से क्रैश होते हैं। देखिए जरा, क्रैश होने की वजह मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली वजह में शामिल यह है कि अमूमन मौसम खराब हो तो हेलीकॉप्टर और विमान के लिए मुश्किल होता है उड़ान भरना, और कोहरे में लैंड करना विमान का सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा होता है और पायलट के लिए सब कुछ अंदाजन होता है। धुंध में रूट से भटक जाता है कई बार विमान। धुंध ज्यादा हो, विजिबिलिटी कम हो, तब भ्रम ज्यादा होता है पायलट के लिए। हवा की गति का गलत अंदाजा लगा लेना भी मुश्किलों भरा हो सकता है। हेलीकॉप्टर का इंजन फेल हो गया, विमान का इंजन फेल हो गया, तब यह वाली स्थिति बनती है। धुंध में कई बार तारों से टकरा जाता है हेलीकॉप्टर या विमान, उस स्थिति में भी क्रैश हो सकता है। इलेक्ट्रिकल शॉर्ट से भी ये हादसे होते हैं। इलेक्ट्रिकल पुर्जों में खराबी आ जाए तब भी विमान क्रैश हो जाता है। रोटर कंट्रोल अगर खराब हो गया है तब ये वाली परिस्थिति बनती है। हेलीकॉप्टर की बॉडी में भी दिक्कत आ जाती है, कई बार पायलट की भी गलती से इस तरह के हादसे होते हैं। तो हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह यह है, लेकिन वायुसेना चीफ ने एक बात और कही कि युद्ध के, जंग लड़ने के साजिशों के अब तरीके बदल गए हैं। उसका उदाहरण आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तस्वीर देखिए, आज एक ड्रोन भारत की सीमा में घुस आया। ये ड्रोन की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ड्रोन मेड इन चाइना है और भारत की सीमा के अंदर घुसा। बीएसएफ ने इसे मार गिराया, लेकिन आपको बताएं ये पाकिस्तानी सीमा से आया है। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स चीफ ने कहा कि जंग के तरीके बदल गए हैं। देखिए जरा, ये ड्रोन आया कहां से। ये पहला ड्रोन नहीं, इससे पहले भी इस तरह के ड्रोन आ चुके हैं। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि ये ड्रोन जो आया, ये ड्रोन कहां से आया, किसने भेजा। दरअसल बीएसएफ ने इस ड्रोन को पकड़ा है। इसके अलावा जल्दी से मूव करेंगे इसे, बीएसएफ ने इस ड्रोन को पकड़ा है बॉर्डर के पास। ये चीनी ड्रोन मिला है, पंजाब के फिरोजपुर में इसे पकड़ा गया और ड्रोन पर लिखा हुआ था मेड इन चाइना, यानी चाइना द्वारा निर्मित। इंडियन एयरफोर्स चीफ ने खतरे से आगाह किया है, वो इसी तरह के खतरे की बात कर रहे हैं। उनका कहना है युद्ध का तरीका बदल रहा है, अब युद्ध उस तरह से पारंपरिक तरीके से नहीं लड़ा जाएगा, जंग लड़ने के तरीकों में बदलाव आ गया है। भारत के लिए खतरा, चुनौतियां बढ़ गई हैं, सुरक्षा के लिए अब हमें क्षमता बढ़ानी होगी। चीन और पाकिस्तान सुरक्षा के लिए खतरा है। आइए अब आपको बताने जा रहे हैं, ये जो जंग का तरीका बदला है, ये जो युद्ध का तरीका बदला है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए जरा सांबा की तस्वीर। सांबा में 2 अगस्त 2021 को ये ड्रोन जिसे ढेर किया गया, वो तस्वीरें दिखा रहा हूं। दूसरी तस्वीर देखिए जरा, 23 जुलाई 2021 की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो अखनूर में एक ड्रोन पकड़ा गया, ये भी सरहद पार से आया था। ये है नए तरीके से जंग लड़ने का अब स्टाइल। तीसरी तस्वीर देखिए जरा, तीसरी जम्मू की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। 21 दिसंबर 2020 की तस्वीर आप देख रहे हैं। उस वक्त भी इस तरह का ड्रोन और कुछ चीजें बरामद
और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं, जो जंग का तरीका बदला है, ये बताता है कि कैसे दूसरे मुल्क दुश्मन मुल्कों के लिए साजिश करके, ये कासिम सुलेमानी की तस्वीर देख रहे हैं, कैसे किसी दूसरे देश ने दुश्मन के लिए, दुश्मन के सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण शख्सियत को मार गिराया उसके देश के अंदर ही। देखिए कैसे, उदाहरण के लिए जो जंग का तरीका बदला, इंडियन एयरफोर्स चीफ जो कह रहे हैं, कासिम सुलेमानी ईरान के पूर्व मिलिट्री जनरल थे। आपको बताऊं, बगदाद एयरपोर्ट पर मौजूद थे कासिम सुलेमानी, और हुआ क्या, अमेरिका ने इन्हें वहीं से निशाना बना लिया। इराक में यूएस बेस से अटैक हुआ, सोचिए इराक के अंदर यूएस बेस से अटैक हुआ, ड्रोन से इन्हें निशाना बनाया गया और इन्हें मार गिराया गया। MQ-9 रीपर ड्रोन से कासिम सुलेमानी पर हमला किया गया। हेलफायर R9X मिसाइल से दागा गया और टैंक नष्ट कर सकता है ये R9X। आपको बताऊं, कासिम सुलेमानी को ऐसे मारा गया। दूसरा देखिए जरा, शेन यी मिंग पूर्व आर्मी चीफ ताइवान के थे, इन्हें कैसे मारा गया। शेन यी मिंग समेत 8 लोग मार गिराए गए। इसी तरह के एक हादसे का नाम दिया गया, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था इनका, हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी मौत हुई। ताइपे के पास पहाड़ों में हेलीकॉप्टर इनका दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, और UH-60M ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर था इनका जो क्रैश हुआ, और हेलीकॉप्टर के पीछे चीन की साजिश बताई जाती है। यह है नया जंग का तरीका। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, और अब बात एक तानाशाह की करने जा रहे हैं, जिसका नाम आपने सुना होगा। लेकिन इस तानाशाह के देश में अब हंसना तो मना ही है, लेकिन रोना भी मना है। वजह मैं आपको बताऊं, ये देख रहे हैं आप, किम जोंग को उदास देख रहे हैं। उदासी के पीछे वजह यह है कि किम जोंग के पिता की 10वीं बरसी है। ये देखिए जरा, 10वीं बरसी है। लोगों से कहा गया है श्रद्धांजलि देने पहुंचिए, आके झुककर सलामी दीजिए। और देश में हंसना भी मना है और रोना भी मना है। देखिए जरा क्या कुछ पाबंदियां लगा दी गई हैं और कितने दिन तक ये पाबंदियां रहेंगी। देखिए, ये किम जोंग का मुल्क है, किम जोंग की तस्वीर ये है, मैं आपको आज की तस्वीर दिखा रहा हूं। किम जोंग उदास है। 11 दिन हंसने पर पाबंदी है। 11 दिन तक कोई भी शख्स हंस नहीं सकता है किम जोंग के देश में। जन्मदिन मनाने पर पाबंदी है, कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेगा। आप शॉपिंग नहीं कर सकते हैं, घर से निकलकर कोई खरीदारी नहीं करेंगे। शराब पीने पर भी रोक है 11 दिन तक। न सिर्फ इतना, मनोरंजन करने पर भी पाबंदी है, यानी मनोरंजन के सारे संसाधन बंद। और इतना तक तो ठीक था, हंसेंगे नहीं, लेकिन रोने पर भी पाबंदी है। यानी अब आप किम जोंग के देश में रो भी नहीं सकते हैं, और किसी के मरने पर भी छूट नहीं है। यानी अगर किसी की मौत हो जाए तो शोक में शव घर में ही रहेगा, यानी मरने पर भी पाबंदी है। यह है किम जोंग के देश में। आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं कि 2011 में किम जोंग के पिता की मौत हुई, और यह देखिए जरा, उनके पिता को दफनाया नहीं गया। यह दफनाया नहीं गया। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, दूसरी तस्वीर देखिए जरा, एक किम जोंग के पिता को देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर यह कि पूरे देश में पिता की मौत के बाद यह फरमान जारी किया गया कि हर शख्स रोएगा, हर शख्स अफसोस जताएगा। फुल स्क्रीन देखिए जरा तस्वीरें। हर शख्स सड़कों पर निकलेगा, रोएगा, अफसोस जताएगा। ऐसे रहना होगा किम जो उनके पिता की मौत के बाद। इस फरमान के बाद लोग घरों से निकले, लोगों ने मातम मनाया, लोग रोए, लोगों ने अफसोस और दुख प्रकट किया। किम जोंग उन के देश में तो ऐसा ही रहना होगा। लेकिन किम जोंग का यह पहला फरमान नहीं है, उनके बेतुके फरमानों की लंबी चौड़ी लिस्ट है। सुनेंगे तो आप भी ताज्जुब करेंगे कि आखिर ऐसे भी फरमान कैसे हो सकते हैं। देखिए जरा, आपको दिखाने जा रहे हैं बेतुके फरमान तानाशाह के। देखिए तानाशाह के बेतुके फरमान में क्या है। खाद्य संकट पर आदेश सुनाया, खाने को लेकर फरमान है। 2025 तक कम खाने को कहा है। सोचिए, एक मुल्क का राष्ट्राध्यक्ष कह रहा है कम खाइए। काले हंस का मीट खाने का फरमान सुनाया गया। फैशन को देखिए कैसे, फैशन पर क्या फरमान है। फटी जीन्स पर मौत की सजा, विदेशी कपड़े पहनना अपराध है, नियम तोड़ने पर सजाए मौत तक दी जाती है। लेदर कोट को लेकर भी फरमान है। लेदर कोट की नकल पर किम जोंग भड़क गया।
लेदर कोट बिक्री पर पाबंदी लगा दी, बैन कर दिया। लेदर कोट पहनने पर पूरी तरह से रोक लगा दी। क्रिसमस डे पर एक अलग ही फरमान है। दादी का बर्थडे मनाने को कहा गया और क्रिसमस से एक दिन पहले उनका जन्म हुआ था। 1919 में किम की दादी का जन्म हुआ था। हेयर स्टाइल को लेकर भी फरमान है। मनमर्जी की हेयर स्टाइल आप नहीं रख सकते। सिर्फ 15 हेयर स्टाइल हैं जिनकी इजाजत है, उसी तरह से हेयर कट करा सकते हैं। और मलेट हेयर स्टाइल गैर कानूनी मानी जाती है किम जोंग के राज में। आइए, फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।